नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं, आज हम ईवीएस का तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। इसमें 101 से लेकर 174 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये सारे वे क्वेश्चंस हैं जो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सेंट्रल लेवल का टेट हो, कोई भी हो, उसमें सभी क्वेश्चन ये आए हुए हैं। ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके केवल 74 क्वेश्चन ही कवर नहीं होंगे, बल्कि ये मान लीजिए कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन, और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो 300-400 क्वेश्चन भी कवर हो सकते हैं इस 50 मिनट की 40-50 मिनट की वीडियो से। इसका आप ध्यान रखें। अच्छे समय ना, एक ऑब्जेक्टिव अच्छे समय ना, उसके साथ में और भी चीजें क्लियर होंगी, ध्यान से समझें। 101 क्वेश्चन की बात करें, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो आपको बता दें कि जल को धारण करने की जो क्षमता होती है सबसे ज्यादा चिकनी मिट्टी में होती है। क्या है इसकी डिटेल्स? चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। चिकनी मिट्टी के कणों का आकार 0.002 नैनोमीटर से कम होती है। ये भूरे रंग की होती है, जो प्राय नदियों के किनारे देखने को मिलती है। ध्यान रखना कि चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। ये मिट्टी के प्रकार दिए हुए हैं, ये मिट्टी के प्रकार आप जरूर देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो उद्यान कृषि का जो अध्ययन किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। राजस्थान टेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि उद्यान कृषि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। क्या डिटेल है? उद्यान कृषि का अध्ययन हॉर्टिकल्चर, जिसे उद्यान विज्ञान में किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, कंदमूल, फसलें, फूल, चिकित्सक पौधे, मसाले, बागवानी फसलें आदि का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट नाम का उर्वरक उपयोगी होता है। राजस्थान टेट में आया हुआ है। क्या बोलना चाह रहा है? बागवानी कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल फसलें, फूल आदि को उगाया जाता है। इस कृषि में मृदा को बचाने एवं उपजाऊ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें तथा रासायनिक खाद जैसे यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, डीएपी का प्रयोग कम से कम किया जाए। किसानों को चाहिए कि वर्मी फार्म कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें। वार्मी फार्म केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है। क्या होता है वार्मी कंपोस्ट? ये होता है कि जब केंचुए अंदर घुसे रहते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो मिट्टी को खाते हैं और उसका खाने के बाद में उस मिट्टी को निकाल देते हैं, और जब वो मिट्टी निकल जाती है उसके बाद वो मिट्टी के लिए बहुत ही उपजाऊ हो जाता है, वो एक तरह से खाद का काम करता है। इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र भी कहा गया है। वार्मी कंपोस्ट जब भी आया है केंचुए के द्वारा तैयार किया जाता है, यह ध्यान आप रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 104। 104 में बोल रहा है कि काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। याद कर लीजिए आप, काली मिट्टी हो या रेगुर मिट्टी हो, उसको दोनों के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है, यानी काली मिट्टी में कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कछारी, जिसे आप बोलते हैं जलोढ़ मृदा, भारत की सबसे विस्तृत मृदा है, जो 40% तक पाई जाती है। और खादर व बांगर इसी के रूप हैं। ध्यान रखें किसका? कछारी के। खादर और बांगर इसी के रूप हैं। यानी कि जो 104 में दो ऑप्शन दिए हैं आपको, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, ये किसके रूप हैं? ये कछारी जलोढ़ मिट्टी के रूप हैं। और रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, इसका आप ध्यान रखें। 105 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो पेड़ों की कतारें जो होती हैं उसके बीच में जब हम फसलें उगा देते हैं, जैसे आम के पेड़ होंगे, अमरूद के पेड़ होते हैं, लीची के पेड़ होते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं उसके आसपास जो जगह पड़ी होती है या उसके कतार में कुछ फसल उगा देते हैं।
उन फसलों को क्या बोलते हैं? उन फसलों को बोलते हैं तोंग्या प्रणाली। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों को उगाने की प्रणाली को तोंग्या प्रणाली कहते हैं। तोंग्या एक बर्मी शब्द है। क्या शब्द है? एक बर्मा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़ों पर खेती। इसके बारे में 1890 में डॉक्टर ब्रांडीज ने बताया कि पेड़ों के बीच-बीच में पौधे या फसलों को उगाया जा सकता है। यह प्रणाली पहाड़ी इलाके में लगाया जाता है। जब पेड़ बड़े या घने हो जाते हैं तो विरल जगह फसल उगाते हैं, बिल्कुल खाली जगह पर फसल उगाई जाती है। झूम कृषि पेड़ों को काट कर सकते हैं, यह जंगली क्षेत्र में किया जाता है। आप क्लियर करूं इस 105 नंबर क्वेश्चन से आपको क्या क्या चीज क्लियर हो गई? सबसे पहले क्लियर ये हो गई कि तोंग्या प्रणाली जो होती है, जैसे कोई भी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, चाहे वो अमरूद का पेड़, अमरूद का पूरा बाग हो, आम का बाग हो, लीची का बाग हो, है ना, ये सब बाग उसके बीच में जगह होती है उसमें आप खेती कर सकते हो, या पेड़ों की जो कतार होती है उसके बीच में खेती कर सकते हो। खेती करने का उसको बोलते हैं तोंग्या प्रणाली। दूसरा, यह प्रणाली पहाड़ी इलाके में होती है। तीसरा, एक झूम कृषि होती है। झूम कृषि होती है कि पेड़ों को काटकर झूम करते हैं। पेड़ों को काटकर कौन सी कृषि की जाती है? झूम खेती की जाती है। और जनरली ये कहाँ पाई होती है? जंगली क्षेत्र में होती है। 106, जायद कृषि ऋतु तक होती है। जो जायद कृषि है वो किस ऋतु में होती है? अप्रैल से जून में। जायद की कृषि अप्रैल से जून में होती है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, हालांकि मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ष में मुख्यतः 3 फसलें पैदा की जाती हैं। तो 3 फसलें कौन कौन सी हैं? एक तो रबी की, एक खरीफ की, एक जायद की। जो जायद की फसलें हैं वो मार्च अप्रैल से जून तक, कौन सा? मार्च अप्रैल से जून तक होती है। ठीक है, किसकी? जायद की। मार्च अप्रैल से जून तक फसलें क्या होती है? मूंग होती है, उड़द होती है, तरबूज, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियां। और रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ऐसे ही ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून में खत्म हो जाती है। ऐसे ही खरीफ की फसलें जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रबी की फसल है, जैसे जैसे गेहूं है, आपका गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, आलू है, ये जनरली अक्टूबर नवंबर जब सर्दियां आती हैं, ये सर्दियों में रबी की फसल बोई जाती है। क्योंकि आलू देखा होगा अक्टूबर नवंबर का नया आलू होता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। जैसी मार्च अप्रैल में काटी जाती है उसके बाद मार्च अप्रैल में जायद की फसलें भी होती हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा, तो ये जायद की फसलें आती हैं, जून में काट दी जाती है। जैसे ही जायद की फसल कटती है फिर खरीफ की फसलें जून जुलाई में बो दी जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जूट है, मूंगफली है, अरहर है। जैसे सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में फिर रबी की फसल बो दी जाती है। यानी कि आप क्रम ऐसे याद रखो कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, उसके जायद की फसलें आती हैं मार्च अप्रैल में, जून में काटी जाती है, फिर जून जुलाई में खरीफ की फसलें आती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। कुछ फसलें कॉमन आप याद रखो, बाकी ट्रिक्स से इसकी वीडियो बताई जाएगी आपको। कुछ फसलें ऐसे याद रखो, जैसे गेहूं आप खाते हो तो रबी की फसल है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर बो के मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। गेहूं के साथ में ही सरसों और आलू भी आता है, ध्यान रखें इस चीज का। खरीफ की फसलें की बात करें तो ये जून जुलाई गर्मियों में होता है, जैसे चावल, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, अरहर, ये जून जुलाई में आता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। और आपने नोटिस किया होगा सितंबर अक्टूबर में जब ये कटता है तो सर्दियों का मौसम होता है, उस समय आपको बाजरा, मक्का गर्म होता है। ये मूंगफली आप देखो, सर्दियों में मूंगफली आती है, तो सर्दियों में मूंगफली आती है, सर्दियों में मक्का आता है, बाजरा आता है, ज्वार आता है, ये सब आइटम होते हैं। ये सितंबर अक्टूबर में कटती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर गर्म होता है, तो आदमी सर्दी गर्म शरीर करने के लिए खाता है। जायद की फसलें मार्च अप्रैल से जून में बोई जाती है। क्वेश्चन ये था इसमें कि जायद कृषि ऋतु तक होती है तो अप्रैल से जून, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। थोड़ा सा इसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा सा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67, 1966 से 1967 तक। विश्व में हरित क्रांति, विश्व की बात कर रहा है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे।
तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गेहूं की फसल पर पड़ा था। श्वेत क्रांति जो हुई थी वो दुग्ध क्रांति पर हुई थी, दुग्ध उत्पादन पर। और श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड डेयरी उत्पादन से संबंधित है जिसको दुग्ध उत्पादक कहते हैं। याद कर लीजिए 2 और 4D खरपतवार नाशी एक मेडिसिन टाइप की होती है जो खरपतवार को नाश करती है। फलीदार ल्यूग्यूमिनस मीनस पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिसे बोलते हैं राइजोबियम। नेक्स्ट है जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। इस तरह से आप इनको पढ़ लीजिए। हरी खाद वाली फसलें कौन सी होती हैं? सनई होती है, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ज्वार। और गेहूं की किस्में होती हैं कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, हीरा, पूषा, विशेष। सफेद सोना कपास को कहा जाता है। अल्फांसो संबंधित है आम। अल्फांसो एक प्रजाति होती है आम की। अल्फांसो एक संबंधित आम की। बंकी टॉप रोग जो होता है केले में लगता है। धान की किस्में कौन सी होती है? जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती, ताइकुन, चुंग, 65। आपने जनरली साबरमती और जनरली सुना होगा साबरमती गेहूं दे दो, वो धान चावल दे दो। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक है एजोला। कौन सा है? एजोला। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद ये पृथक स्थान दिया हुआ है। 106 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। देखिए विभिन्न फसलों व उन पर लगने वाले रोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गेहूं जो है वो अनावृत कंडुआ, रस्ट, गेरुआ या रतुआ। धान में जो रोग लगता है गहरा जस्ते की कमी से, पत्तियों पर भूरा धब्बा, लगना, शीत झुलसा, सीट ब्लाइट बोलते हैं। मक्का में तुलसीता रोग, पत्तियों पर झुलसा रोग, मूंगफली में टिक्का, सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण रोग, बाजरा में अर्गट, हरित बाली कंडुआ, गन्ने में रेड रोड रोग और ज्वार में कड़ुआ रोग लगता है। 107 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका। उत्तर प्रदेश में टेट में आया 2019 में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये है आपका किलमंजारो। किलमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे ऊपरा पर्वत है जो आधार से 5882 मीटर ऊंचा है। तो याद रखना कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत है किलमंजारो। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो अवस्थित है एंडीज में। तो याद रखिए कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अमेरिका दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका 108 क्वेश्चन हो गए आपके। 108 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 109 में लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः प्रशांत महासागर में पाई जाती है और प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी पर्वतमाला से ही 90% भूकंप आता है जिसमें लगभग 81% भूकंप सबसे बड़े होते हैं। 110 क्वेश्चन। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान क्या है? ज्वालामुखी से निकले पिघलने वाली जो लावा आता है उससे वो ठोस हो जाती है और चट्टान बन जाती है। तो ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है। यह एक आग्नेय चट्टान है। दक्कन पठार बेसाल्ट सैलो से ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है विलुप्त ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ और जिसमें पुनः उद्गार होने की कोई संभावना नहीं हो उसे विलुप्त या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ईरान का
को सुल्तान एवं देवबंद, तंजानिया का किलिमंजारो के 2 क्रेटर और एंडीज पर्वतमाला का एकाकाउगुआ। नेक्स्ट 113 नंबर, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? आबू धाबी में। आबू धाबी में सबसे ज्यादा रेत है, रेत के टीले वहीं पाए जाते हैं। सेंट्रल टेट का क्वेश्चन आया हुआ 2019 में, तो आबू धाबी को रेत का टीला कहा जाता है, अब याद रखें। नेक्स्ट है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है आबू धाबी में पाए जाते हैं। आबू धाबी शहर से थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है। आबू धाबी में ना हरियाली है और ना कोई पेड़ पौधे हैं। आबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। 113 नंबर में लिखा है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तृत है। तो कार्बी एंगलोंग जो पठार है वो कहां पर स्थित है? तो वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार में। याद कर लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार में वो स्थित है। क्या है? कार्बी एंगलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक हो सकती है या होती है। यह वाला 113 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 में लिखा हुआ है निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमनी द्वारा हुआ था? तो याद कर लीजिए, यू आकार की घाटी। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदों द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफी समांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रभावी जल नदीकृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। 115, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश में आया है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा नहीं, नेपाल तरफ है ना। तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन ऑस्टिन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई, किसकी? माउंट केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। इसी की ऊंचाई 8848 अप्रोक्स 8850 मीटर है। 116 क्वेश्चन की हम बात करेंगे आपसे। थोड़ा हम गॉडविन ऑस्टिन के बारे में पढ़ेंगे। माउंट केटू बोलते हैं जिसे, गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां लद्दाख और जॉस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 116 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। पहला, यह नेपाल का भाग है और उसकी चोटी 8900 मीटर है, तो इसको हम सही कह सकते हैं क्योंकि ये नेपाल का भाग ही है। उसकी चोटी लगभग 8848 मतलब 8900। दूसरा पढ़ते हैं, यह भारत का भाग है, इसकी चोटी गलत। यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी गलत। यह जम्मू कश्मीर नहीं, यह नेपाल का भाग है। तो याद कर लीजिए, यह नेपाल का भाग है, जिसे नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, वो कहां पर है? नेपाल में स्थित है। 118, इनमें से किस विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर या 14800 फीट है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित सबसे ऊंचाई वाला पठार है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसी के इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत इसी श्रेणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। 119, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, समुद्र तल से 8848 मीटर है।
120 उत्तराखंड में आया हुआ है। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन संलग्न की घटनाएं होती हैं? तो भारत के सबसे में भूस्खलन की जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं बी नंबर। कौन सा नंबर होती है? बी नंबर, हिमालय। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन घटना होती है? हिमालय में। 121 क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किस पर्वत प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत। भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी है, श्रेणी है, और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। नेक्स्ट है आपका 122। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली पे। माउंट आबू, आबू रोड एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है आबू रोड, और माउंट आबू जो है वो अरावली पर्वत पर स्थित है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर 1722 मीटर है जो माउंट आबू में है। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित पर्वत चोटी है। यह भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य के पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में कृषि गंगा घाटियों में अवस्थित है। 124 नंबर, 124 नंबर देखेंगे हम। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो अरावली। भारत का सबसे पुराना पहाड़ अरावली है। यह पर्वत श्रेणी गुजरात के पालन से होकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यह भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ये आपका 124 नंबर क्वेश्चन हो गया। 125 नंबर क्वेश्चन है कि नाथू ला दर्रा कहाँ स्थित है? भारत में। याद कर लीजिए, नाथू दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था तथा वापस जुलाई 2006 में व्यापार के लिए इसे खोल दिया गया था। थोड़ी सी ये है, हल्का फुल्का पढ़ सकते हैं। काराकोरम जम्मू कश्मीर में है, जोजिला जम्मू कश्मीर है, बुचुला श्रीनगर में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। दर्राएं की अलग से वीडियो आपको बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर लिखा हुआ है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो याद कर लीजिए, ड्रेकेंसबर्ग जो है वो स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? ये टुंड्रा का। आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा का दूसरा नाम है। इस टुंड्रा प्रदेश में सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। कम से कम 8 महीनों तक धरातल हिमाच्छादित रहता है। टुंड्रा प्रदेश उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपियन रूस, साइबेरियन एवं आर्कटिक महासागर के द्वीप समूह में फैला हुआ है। 127 नंबर क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। 128 में लिखा है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? गोबी। याद करो, गोबी मरुस्थल संसार का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। मरुस्थल और रेगिस्तान। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीपों में चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र और मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। यह मरुस्थल संसार के सबसे ठंडे मरुस्थलों में से एक है। गोबी मरुस्थल पश्चिम में पामीर की पूर्वी पहाड़ियों से लेकर पूर्व में गेंगन पर्वतमालाओं तक तथा ऊपर में अल्ताई खगाई या याबलो
नोई पर्वतमालाओं के से लेकर दक्षिण में अल्ताई तथा नान शान पहाड़ियों तक फैला है। गोबी रेगिस्तान का अधिकतर भाग रेतीला और ना होकर चट्टानी है। याद कर लीजिए, चट्टानी भाग है। 128 के बाद 129 नंबर है। गोबी मरुस्थल विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल में से एक है। इसका एक भाग निम्न में से किस देश में आता है? तो मंगोलिया में। याद कर लीजिए, गोबी मरुस्थल चीन के कब्जे वाला तिब्बत क्षेत्र और मंगोलिया में स्थित है। चीन के वाले कब्जे में तिब्बत जो क्षेत्र वहां है ये, और मरुस्थल में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया का महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकतम भाग पर फैला हुआ है। गोबी एक मंगोलिया शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। याद करो, गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। 129 वाला क्वेश्चन हो गया। 130 में लिखा है गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है मालाबार। याद कर लीजिए, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। गोवा के दक्षिणी का पश्चिमी घाट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का एवं गोवा के तटीय भागों को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, जबकि उड़ीसा के समुद्री तटीय भागों को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। कन्नड़ कर्नाटका राज्य की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131 नंबर। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप में कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हरियाणा में आया टेट में। क्या लिखा है? वह मुख्य भूमि सॉइल जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य कौन शामिल है? तो प्रायद्वीप क्या होता है? वह मुख्य भूमि से जो तीन तरह से पानी से घिरा हुआ हो प्रायद्वीप कहलाता है। भारतीय प्रायद्वीप पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिमालय हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अब भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो आपको बता दें, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना को एक समझो, और केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु, इस तरह याद करो। ये 131 क्वेश्चन हो गया आपको। 132 है, गंगा नदी निकलती है उत्तर प्रदेश टेट में आया हुआ है। गंगा नदी निकलती है, कहां से निकलती है गंगा नदी? गंगा नदी निकलती है सी नंबर से। गंगा नदी सी नंबर मतलब आपका आंसर हो जाता है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद कर लीजिए। तिब्बत के सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। तिब्बत के सांगपो नदी भारत के ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चैमायुंग डुंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगो या सांपू तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर, भारत में 1346 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद ये दिया हुआ है आपको, कुछ क्वेश्चन पढ़ ले। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है? जमुना नाम है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी को पाया जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। उसके अलावा असम का शोक ब्रह्मपुत्र को पाया जाता है। गंगा यमुना संगम प्रयागराज में होता है। सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा ताप्ती दो ही नदी हैं। जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, एक नर्मदा है जो मध्य प्रदेश में पाया है, और एक ताप्ती नदी है। इस तरह से आप याद कर लीजिए। एक इसकी दिया हुआ है, नमामि देव नर्मदे नर्मदा नदी संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार का है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री गोमुख हिमानी में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाना सांगूपा के नाम से है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां ये सब दी हुई हैं। बंगाली खाड़ी में नदियां ये दी हुई हैं। अरब सागर में मतलब नर्मदा ताप्ती माही साबरमती पेरियार मांडवी जुआरी आदि। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां स्वर्ण रेखा वैतरणी ब्रह्माणी गोदावरी कृष्णा महानदी कावेरी। इससे दिया हुआ है। नेक्स्ट 124 नंबर लिखा है, किस निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? तो ये गिरती है सुवर्ण रेखा। याद कर लो, सुवर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है। बाकी ताप्ती नदी सिंधु ये दूसरी तरफ उसमें क्या बोलते हैं उसे, अरब सागर में गिरती है। और जो सुवर्ण रेखा है वो कहाँ गिरती है? वो आपकी
बंगाली खाड़ी में गिरती है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां भी बताया था मैंने। पूर्व से पश्चिम की ओर नदियां कौन सी हैं? बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या बोल रहा है? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो हैं वो एक तो नर्मदा है, ताप्ती है। देखो भारत में पूर्व से पश्चिम की बहने वाली नदी सबसे लंबी नदी नर्मदा है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। याद रखना, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो हैं वो नर्मदा नर्मदा है और सबसे लंबी नदी है। ताप्ती भी होती है लेकिन सबसे लंबी नदी नहीं है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है, याद कर लीजिए। 137 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब 137। इसमें कहना चाह रहा है कि कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग, याद कर लो। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। इन्हीं नदियों के संगम के बाद इस नदी को आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार यह देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी और जिसके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकन अलकनंदा में मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडा नदी अलकनंदा में मिलती है। 137 नंबर। अगला दिया 138 में, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? भाई साहब गंगा है। गंगा ही भारत में सबसे लंबी नदी है। क्यों लंबी नदी है? वैसे ब्रह्मपुत्र नहीं है। ब्रह्मपुत्र इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो लंबी तो है, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र दूसरी जगह से आती है और कुछ हिस्सा ही अपना भारत में है। गंगा सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो याद कर लीजिए कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से होती है। आपको बता दें यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा और भागीरथी है, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती हैं। यह भारत की सबसे लंबी नदी 25-25 किलोमीटर नदी है। इसकी सहायक नदियां ये दी हुई हैं। 139 में लिखा है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी, याद कर लीजिए गोदावरी। नेक्स्ट है 40 नंबर, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? ये है गोदावरी है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? तो ताप्ती। याद करें, नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसादों के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर जैसे विकसित स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी बनाती है। 141 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 142 क्वेश्चन की बात करते हैं। 142 क्वेश्चन का, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर बनती है? बट सतलुज नदी पर बनी है। सतलज नदी पर बनी हुई है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध भागीरथी पर बना हुआ है। 145 में, रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कौन सा पेड़? रेगिस्तानी ओक। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ये पाई जाती है कैक्टस। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? कैक्टस में पाई जाती है। 147 की हम बात करेंगे। 147 में लिखा हुआ है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। क्या कहना चाह रहा है इसमें? रेगिस्तान ओक के बारे में क्या कहना चाह रहा है? रेगिस्तान ओक के बारे में बोल रहा है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा की कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। राइट है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, सही बात है। और वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, गलत। यानी 3 सही है। यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है? यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये डी गलत है, बाकी एबीसी तीनों सही है। 147 में एबीसी तीनों सही है। इसमें डी आंसर है।
नेक्स्ट रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो नीम है, इमली है और बबलू। सहतूत नहीं, सहतूत सदाबहार पेड़ नहीं है। सदाबहार पौधे ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिन पर हर मौसम में पत्ते होते हैं। यह उन वृक्षों से अलग होते हैं जो आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं। कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं गर्म तथा सूक्ष्म रेगिस्तानी जलवायु में। कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? भारत का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से बढ़ा हुआ है, ढका हुआ है। पश्चिमी घाट, याद कर लो, पश्चिमी घाट। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक वन है। अगला है आपका 152 क्वेश्चन हो गया आपका। निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक क्षेत्र। 153 नंबर कंप्लीट हो गया है। 153 नंबर, 153। अब 154 दे रहा है। एलिफेंट द्वीप 154। एलिफेंटा द्वीप स्थित कहाँ पर है? ये मुंबई तट में स्थित है। मुंबई तट में स्थित है। 155 मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर तक। 156 भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। याद कर लो, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जो यह रेखा 17 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई। इस रेखा का नाम सीरियल रेड क्लिफ के नाम से पड़ा था क्योंकि भारत पाक के विभाजन रेखा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ही सौंप दी थी। मेक मोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा का नाम है तथा मैगिनोट रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस द्वारा जर्मनी सीमा पर कंक्रीट किलेबंदी का नाम है। 156 नंबर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? भैया गुजरात की तो है ही, गोवा महाराष्ट्र की, राजस्थान की नहीं है। राजस्थान की समुद्री सीमा कोई भी नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या है कैसा? 382। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 943 1000। नेक्स्ट है आपका 160 क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं। 161। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है 162। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? ये कर्नाटका और तमिलनाडु है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। 164 नंबर की हम बात करेंगे अब। इसमें लिखा हुआ निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? तो मध्य प्रदेश की करेगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, झारखंड तो बिहार से अलग हुआ है, टच करेगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं, स्पर्श नहीं करती है। तब उत्तर प्रदेश की करेगी कि उत्तर प्रदेश बिहार एक साथ गिने जाते हैं। झारखंड बिहार से निकला है, पश्चिम बंगाल भी होगा। मध्य प्रदेश की सीमा इसको टच नहीं करेगी। 165 नंबर। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका है। 65 हो गया। 66 की बात करते हैं हम। 66। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? समुद्र तट अरब सागर पर है तो इसका आंसर है कर्नाटक, केरल और गुजरात। नेक्स्ट है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? हमारे देश के मानचित्र में झारखंड उड़ीसा उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। 168। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ये है आपकी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट 169 क्वेश्चन है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते भैया? ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियां और बेहतर ठंडी सर्दियां होती हैं। दूसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है और ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं।
170 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। याद कर लो, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। 170 नंबर। 171 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है? इंदिरा गांधी नहर है, ये राजस्थान है। राजस्थान याद कर लीजिए। 172, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो सबसे लंबी जो तटीय रेखा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है वो सी है। भारत के गुजरात राज्य में सबसे लंबी 1663 किलोमीटर तटीय रेखा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? गुजरात का। भारत के 9 राज्य समुद्री तट सीमा से लगे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इनमें से सर्वाधिक लंबा समुद्री किनारा गुजरात का है। ज्ञातव्य है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है? तो याद रख लीजिए, ये आपका जो बांग्लादेश है उसमें सबसे बड़ी सीमा लगी हुई है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश में इतनी लगी है 4096, और चीन में 3000 कुछ, पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, अफगानिस्तान में सबसे कम लगी हुई है। अफगानिस्तान सबसे कम लगी हुई है, दूसरा है भूटान, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। ध्यान रखना, बांग्लादेश, चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। 174 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए आप। और ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन कहीं ना किसी टेट पे आए हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।